जिसने एजुकेशन के फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से डिजिटलाइज किया हुआ है और जो बहुत फेमस है, जो आज की डेट में यूट्यूब में काफ़ी फेमस है। उनके पास करीब अराउंड 8 लाख के आसपास के उनके पास सब्सक्राइबर्स हैं एंड इज़ अ वेरी फेमस पर्सन एंड मैनी पीपल यूट्यूब प्रेज हिम प्लस मैनी स्टूडेंट, मतलब काफ़ी लोगों का करियर बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। खुद वो बहुत शिक्षित आदमी है, तो मैं आज उनका एक 1-to-1 इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। हम पूछेंगे उनसे कि कैसे उन्होंने ये सब काम किया और कैसे वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे। सो स्टे ट्यून्ड। तो हमारे साथ रवि सर है। तो सबसे पहले रवि सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब हर कोई मुझसे पूछता है, जितने भी आपके फैंस हैं, कि आपने कैसे स्टार्ट किया। बिकॉज हर कोई बोलता है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, आप यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने बहुत मेहनत करी हुई है। तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि कैसे आपने मेहनत करी, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे और क्या वो चीज़ें हैं जो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत लोगों के लिए आप आदर्श हैं। हमारे जब आप ऑफिस में पहली बार आए थे तो मैक्सिमम स्टाफ आपको जानता था कि अरे गुरुजी आए। तो कैसे, मतलब इस मुकाम तक आप कैसे पहुँचे, क्या आपके लिए उन लोगों के लिए मतलब बोलने को है कि आप कैसे आप करें, क्या आपकी लाइफ, कैसे अपनी लाइफ को चेंज करें। बिकॉज देखिए, आजकल भारत का युवा जो है वो बहुत ज़्यादा भटका हुआ है। तो कैसे उनको उस स्टेज से बाहर निकालें और कैसे उनको अपने ऐसा बनाएं, थोड़ा बताइए। सबसे पहले सर का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल जहाँ तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सर ने मुझे दिया है कि किस तरीके से जर्नी शुरू हुई और आज ऑनलाइन एजुकेशन में इस मुकाम तक हम पहुँचे। देखिए, शुरुआत जब आपकी होती है तो हमेशा जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आप देखते हैं। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन या एजुकेशन के फील्ड पे मैं एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए निकला था और आज भी वही उद्देश्य है। आईएएस और स्टेट पीसीएस जैसा कि हमारे यूपी बिहार में एक बड़ा क्रेज होता है। तो 12वीं पास करने के बाद जो है एक भटकाव सी परिस्थिति होती है, क्योंकि तब समझ में नहीं आता और ना कोई हमारे लिए बहुत अच्छा गाइडेंस यदि हमारे घर पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो हम बहुत जल्दी, ऐसा नहीं होता कि हमें कोई व्यक्ति मिल जाए जो बता दे। तो एक भटकाव की जर्नी थी। पहले बीटेक और आईआईटी के चक्कर में रहे, वहाँ सफलता नहीं मिली तो यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिर ग्रेजुएशन किया और इसके बाद फाइनली फिर सिविल सर्विसेज के दौर में प्रारंभ हो गए, उसी भीड़ पे लग गए। लगभग 3 साल तैयारी करने के बाद 2-3 परीक्षाएं क्वालिफाई भी की, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं पे ये लग रहा था कि शायद उद्देश्य ये इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। और उस दौरान जब तैयारी करना हमने प्रारंभ किया था तब सर ऑनलाइन एजुकेशन का इतना बड़ा रोल था नहीं ना। यूट्यूब मेन स्ट्रीम में आया था, यूट्यूब मेन स्ट्रीम में आया भी था तो ये टेक्निकल और ये सब चीज़ों के लिए आया था, एजुकेशन में नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 2011 की। 2011 के बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं पे लोग जो है यूट्यूब के साथ जुड़ना चालू हुए और ये एक आज के टाइम पे तो एक मेन स्ट्रीम पे आ चुका है। वैकल्पिक, मैं तो कहता हूँ अल्टरनेटिव भी नहीं है। हर बच्चा इंटरनेट और यूट्यूब के बिना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जिस तरीके का सिलेबस, पाठ्यक्रम सब बदलाव हुए हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल हुआ है इसका। तो सर मतलब आपने कैसे आपके दिमाग में आया कि यूट्यूब में खोलता हूँ। दूसरा, मैंने सुना है कि जब स्टार्टिंग में आए थे, यू यूज्ड टू लिव इन मुखर्जी नगर, एक छोटा सा घर था, वहाँ रहते थे। तो उस घर से जर्नी एक आज के डेट में इतने बड़े यूट्यूबर बनने की, इतना बड़ा आपका इंस्टीट्यूट है, इतने हज़ारों लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, मतलब कैसे आप वहाँ से यहाँ तक पहुँचे गए? सर सबसे पहली जो समस्या थी वो थी फाइनेंशियल इशू। जब भी आप कभी भी भटकते हैं या फिर कोई आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यही होता है कि फाइनेंस को लेकर इंडिपेंडेंट हो जाए। मैं आपको 2-3 सच्चाइयाँ बताऊँ तो बहुत मैंने 2016 में आईएएस का मेंस दिया था और इसके बाद इंटरव्यू दिया और 2016 में ही मैंने यूपी पीसीएस का मेंस और इंटरव्यू दोनों दिया, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी तो कहीं ना कहीं पे एक अल्टरनेटिव चाहिए था कि भाई कहीं ना कहीं पे जाकर के कुछ करें। और जब मैं विभिन्न कोचिंग संस्थानों में गया, क्योंकि अपने पास एक स्किल था पढ़ाने का, जो हमने ज्ञान अर्जित किया था, कि दे सकते हैं। कई जगह पे प्रयास किए लेकिन कहीं पर सफलता नहीं मिली। कई लोग जब आप शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको बहुत कमतर रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में था कि खुद का ही कुछ करना पड़ेगा भाई, यदि कोई नहीं अपने यहाँ पे वो देगा तो फिर आप खुद करेंगे। तो शुरुआत हुई वहीं से। वैसे मैंने 2-3 संस्थानों में पढ़ाया लेकिन कहीं ना कहीं पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि आज के टाइम पे शिक्षा का बाजारीकरण हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक मानसिकता चलती है कि शिक्षा को किसी भी तरीके से बेचो। बच्चे का सिलेक्शन क्या होता है, उसका एक इथिकल बिहेवियर क्या होता है, इसको लेकर कोई चर्चा नहीं होती। बस ये होता है कि एडमिशन्स हो जाएं, चंद दिनों पढ़ाओ, पढ़ाने के बाद छोड़ दो अपनी स्थिति पे। लेकिन इससे हट के काम करने के उद्देश्य से जन्म हुआ आजाद आईएएस अकेडमी का। और इसके लिए सबसे सरल, क्योंकि मेरे पास ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, घर से आते थे 5,000 रुपए उस टाइम पीरियड पे। मुखर्जी नगर पे 3,000 रुपए से सस्ता रूम ही नहीं मिलता। किसी तरीके से 1,000 रुपए पे मैं खा पी के किसी तरीके से 2 साल मैंने काटे हैं। तो
किसी तरीके का इक्विपमेंट नहीं था। आप हंसेंगे, 2017 तक मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। नॉर्मल एक छोटा सा मोबाइल था जिसका कीपैड टूट भी चुका था। ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था, ना लैपटॉप था, ना डेस्कटॉप था, बस एक मित्र थे। और मित्रों के डिवाइसेस के मदद से किसी तरीके से पता चला कि यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाले जाएं तो चीज़ें हो जाए। वहीं से आज़ाद IAS एकेडमी की शुरुआत होती है। मैं जो पढ़ता था, पढ़ने के बाद कुछ वीडियोस डालना चालू किया खाली टाइम पे, लोग पसंद करना शुरू कर दिए। और इसके बाद फिर धीरे धीरे हमने देखा, पहले ये होता था कि यूट्यूब अर्निंग का सोर्स है, लेकिन यूट्यूब पे अर्निंग जल्दी नहीं होती है। जो लोग इस भ्रम पे हैं, शायद वो जब चालू करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है 2 से 3 साल तो आपको कुछ नहीं मिलता, इसके बाद कुछ होता है। लेकिन 3 साल भी रुकना, क्योंकि पहला प्राइमरी गोल ये तो जरूर था कि भाई जो नॉलेज है उसे बेचना है, लेकिन जब तक आपका एक मोटिवेशन मनी भी होता है। बिना मोटिवेशन आप कोई भी आज गवर्नमेंट जॉब में IAS भी बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई वॉलंटियरशिप में IAS बनेगा। उसको भी पता है कि अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी पहली चीज होती है। तो यूट्यूब से जॉब सिक्योरिटी तो नहीं मिली। तो फिर दूसरा उद्देश्य था कि भाई कुछ ना कुछ ऑफलाइन किया जाए। ऑफलाइन में एक बच्चा भी मिल जाएगा तो 5,000 रुपये फीस दे देगा तो भी अपना काम चल जाएगा। तो शुरुआत यहाँ से होनी चालू होती है। अब लोग पसंद करना शुरू करते हैं। मैं आपको सच बताऊं कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सर, 2 महीने में चैनल बड़ा हो गया अचानक से। पता नहीं क्या हुआ, जब लोग आपको देखते हैं ना कि इस पर्सन में सच्चाई है, जो चीज़ें दे रहा है उसमें कुछ दम है। इसके बाद एग्जाम बच्चों के क्वालिफाई होने चालू होते हैं, तो आप कब से कहाँ पहुँच जाते हो। तो 2 से 3 महीने के अंदर चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़नी चालू हुई। ऑफलाइन हमने प्रारंभ किया था गाजियाबाद पे, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई वैक्यूम जोन मिले, ऐसी जगह ना मिले जहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली मुखर्जी में बहुत संस्थाएं, और वहाँ पे ऑफिस लेना, रेंट लेना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। तो शुरुआत मैं कह सकता हूँ कि मैं 1 रुपये लेकर गाजियाबाद पहुँचा था, और उस 1 रुपये में दोस्त मित्र किसी तरीके से कैसे करके वो संस्था बनने के बाद लोग पसंद करने लगे, दूर दूर से बच्चे आके पढ़ने लगे। आज भी मैं किसी भी छात्र के साथ फी का रिलेशन नहीं रखता हूँ। वही पॉलिसी तब थी और वही पॉलिसी आज है। जब आप नहीं मांगने की सोचते हैं ना, तब आपको मिलना बहुत चालू होता है। जब आपकी मेंटेलिटी ये होती है कि शोषण करना है तो कुछ समय तक कर पाएंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो ये जब आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई द्वेष नहीं होता, गलत भावना नहीं होती ना, तो आपकी बरकत होना जरूरी है। तो उसके बाद लोग पसंद करने लगे, काम चलने लगा, और आज संस्था यहाँ से यहाँ पहुँच गई। तो सर जैसे आज भी आपके जो मतलब मित्र हैं, जो भी आपके साथ के आपके बैचमेट्स हैं जी, उनमें से कई लोग लाइक IAS में बैठे हुए हैं, कई लोग एक क्लास ऑफिसर्स हैं। यस। तो कभी जब आप आपस में मिलते होंगे, यस, तो आप लोग होता नहीं है कि यार तुमने इंस्टीट्यूट खोल लिया, क्यों नहीं तुम मतलब इस लाइन पे आ रहे हो। यस, तो आप क्या बोलते हैं उसमें? सर मैं आपको एक सबसे पहले जानकारी दे दूं कि 2014 में ऑलरेडी सिलेक्टेड मैं ब्रिगेड ऑफिसर भी रहा हूँ फूड कमिश्नर ऑफ इंडिया में। ये आपका लोअर पीसीएस के थ्रू एग्जाम होता है, उसके तहत मैं सेलेक्ट भी हुआ, लेकिन फाइनली जॉब नहीं ली, क्योंकि उद्देश्य ये था कि IAS बनना है, ये बनना है। आज वही मेरे दोस्त संस्थान में पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, मेरी भी आज जर्नी यही है कि, लेकिन वो जो आज सिलेक्ट हो गए हैं उनमें से कुछ लोग आकर के उनके कई इंटरव्यू हुआ, आज भी मुझसे संपर्क करते हैं कि यार जब वो देखते हैं ना कि चीजें सिनेरियो कैसा है, तो वो चीजें आज वो लोग पढ़ाने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये है कि हाँ, प्रशासन का अपना एक मजा है। ऐसा नहीं कि मेरे लिए ये अंतिम है कि भाई इसके बाद आगे नहीं बढ़ना, 1-2 साल और रहना है सर। सर एक बात बताइए, जी, बीइंग एज अ लाइक सेलिब्रिटी, बीइंग एज अ लाइक यू नो लाइक एजुकेशनल लाइक सेलिब्रिटी इस इंडस्ट्री में, मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं आपकी कि आप बाहर जाते हैं, कैंपस पे जाते हैं और बच्चों की भीड़ आ जाती है सेल्फीज के लिए, बच्चे आपको घिर के बैठ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपने देखी कि यू डोंट वांट अ रूम, आपको एक स्पेस नहीं चाहिए, आपको एक पेड़ चाहिए, आपको एक छाया चाहिए, आप वहीं खड़े होकर अपनी क्लास शुरू कर देते हैं। तो मतलब इतना मोटिवेशन मतलब देख के मतलब कैसे मतलब इतना कुछ करते हैं आप? देखिए सर, एक चीज़ बताऊँ, 2 चीज़ें होती हैं। या तो एक होता है दिखावा, यदि आप दिखाते ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं फिर अब जो समय हो गया ना, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, यदि आप ऑनलाइन एजुकेशन में या फिर किसी चीज़ में भी सक्सेस होना चाहते हैं, लोगों से ज़मीनी जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। छात्र क्या है, छात्र ऐसी जगहों पे रहते हैं, पार्कों में बैठ के पढ़ रहे हैं। यदि आप अपना छात्र जीवन याद करें तो इतना बेहतर नहीं रहा। आज हम अपने आने वाली पीढ़ी को चाहे बहुत अच्छा दे जाएं, क्योंकि आज आप सक्सेस हैं खुद भी। तो छात्रों के जीवन जो होता है ना, उस समय 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए भी बड़ी चीज़ होती है। बच्चे जो है सड़कों के किनारे भी पढ़ते हैं, पार्कों में बैठ के भी पढ़ते हैं। तो हम ऑडिटोरियम लें, उसका जो एक रेंट हो, उसका जो फी हो, वही पैसा मैं बच्चों के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तो नॉर्मली आप कहीं पे भी गैदर कर सकते हो, छात्र वहां पे भी खड़ा हो जाएगा। सबसे संघर्षशील जीवन उसी का होता है। तो मैंने हमेशा ये सोचा कि जब कभी मीटअप करेंगे, बच्चों से मिलने जाएंगे, तो क्यों ना हम ऐसे प्लेसेस को चुने जहाँ पे छात्र रहता है, जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पर उनका पूरा का पूरा समय जो है व्यतीत होता है। तो अब ऐसे जगहों पे जाने पे उनको भी मजा आता है, क्योंकि जो हिचक होती है, जो एक वो दिखावे वाली व्यवस्था है ना, कि हम ऑडिटोरियम में ये होगा, एंट्री में 4 लोग खड़े होंगे, वो एंट्री करेंगे, वो भौकाल, वो वातावरण बच्चों को पसंद ही नहीं आता।
तो कहीं ना कहीं पे आप उस इन्वायरमेंट में मिले जिस इन्वायरमेंट में वो जीता है, तो उसे और अपनापन महसूस होगा। तो वो अपनत्व की भावना की बात होती है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं, हमारे जो बहुत सारे लीडर ऐसे हुए हैं जो हमारे देश में बड़े बड़े नेता हुए हैं, उन्होंने ऐसा ही किया, पब्लिक के बीच में गए, और पब्लिक के बीच में जहाँ पर आप खड़े होते हैं तो आपके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी, रियलिटी वही है। क्योंकि जब आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे तो छात्रों को समझना है, तो छात्रों की उस स्थिति परिस्थिति में जाना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे। तो वही मेंटालिटी से मैं चल रहा हूँ। मैं हमेशा कभी नहीं सोचता, अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक प्रयागराज मीटअप हुआ था और हम ऑन रोड 2 से 3 हजार बच्चा वहां पे आया, और उन्होंने पूरा सेशन, मतलब 3-3 मेरे सेशन 8-8 घंटे के होते हैं, वर्कशॉप सेशन। जो बच्चे मुझे देखते हैं वो 8-8 घंटे बच्चा हिलता नहीं है, पूरा सेशन करके जाता है। अब 8 घंटे बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, हम 10 मिनट भी नहीं बैठ पाते। तो प्रयागराज में हुआ, अभी देहरादून मीटअप हुआ था, पेड़ के नीचे हम लोग नॉर्मली बैठे हुए थे और सभी बच्चे आए आराम से बैठ, मतलब आप, ये मुद्दा बस यही है कि आप यदि बच्चों को दे रहे हैं और उन्हें चीजें समझ में आ रही हैं और वो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। जब आपके अंदर एक रियलिटी होती है वो क्लियरली पता चल जाता है कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है। जी तो सिर्फ बात बताइए, जैसे कि अब आज की डेट में जितनी एजुकेशन है जी कोविड की वजह से सबके सब ऑनलाइन जा रही है, जी 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 तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे आप इस टाइप से सर्वाइव कर पाएंगे, या जो ऑनलाइन बिजनेस मतलब एक देखिए एजुकेशन आज की डेट में कुछ लोगों के बिजनेस है, बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला, बिल्कुल, और लोगों ने इस चीज को लाइक बाखूबी लाइक समझा है। आप जी, देखिए ना इतने ज्यादा ऐप्स लॉन्च हो चुके हैं, बिल्कुल, हर आदमी यूट्यूब में आ रहा है, हर कोई आदमी चैनल खोल रहा है। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि मतलब देखिए, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, हाँ, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जितने लोग वहाँ पे आ रहे हैं, जी मतलब क्या ये अच्छी बात है? क्या मतलब एजुकेशन स्तर है, जी। जो पहले हम बोलते थे यार कि पाठशाला है, हम वहाँ बैठे हुए हैं, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, हम उनकी बातें सुन रहे हैं, हम मतलब बिल्कुल एक लाइक यू नो एक ऑन टाइम रियल टाइम एजुकेशन ले रहे हैं, जी, एक जी। रियल टाइम एजुकेशन वर्सेस एजुकेशन दैट इज वर्चुअल, Yes. दैट इज ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। Yes. सो आपको क्या लगता है आने वाला टाइम क्या है, फ्यूचर क्या है, और क्या सब कुछ इसका निकलेगा? सर, अब आपने जो बात कही ना, आपने तो मर्म पकड़ लिया पूरा। दरअसल एक समय था, मैं आपको इतिहास के थोड़ा सा पन्नों में ले चलता हूँ। एक टाइम था कि जब बच्चा 12 साल का होता था, उसके बाद उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार के बाद गुरु के पास चला जाता था, 12 से 15 साल रहता था, शिक्षा ग्रहण करता था। ये पूरा का पूरा एक 25 साल की अवस्था होती थी, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से जानते हैं। और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था, फोकस्ड होता था, और बहुत अच्छे से वो एक अच्छा छात्र बन के निकलता था और समाज में आकर के कार्य करता था। अब धीरे धीरे वो समय जा चुका। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हाल फिलहाल में एक घटना बहुत फेमस हुई थी, बायोस लॉकर्स में। आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, कुछ छात्रों ने, और दिल्ली के बहुत चुनिंदा कॉलेज, दिल्ली मुंबई यहाँ के बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों ने एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप में क्या चैट हो रही है ये हम सबको पता है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, कि जब से ऑनलाइन एजुकेशन आई, दरअसल क्या हुआ, मोबाइल और इंटरनेट एक ऐसा हथियार पकड़ा दिया गया जिसमें हमें कभी एजुकेट नहीं किया गया कि इसको यूज कैसे करना है। मतलब हम ऐसे पागल व्यक्ति को एक बंदूक पकड़ा रहे हैं कि उसको पता नहीं है, वो किसी भी दिशा में गोली चला सकता है। तो कहीं ना कहीं पे इंटरनेट और ऑनलाइन एजुकेशन ये निश्चित तौर पे सहायक भूमिका पे तो आया है, क्योंकि दो चीजें हुई हैं। पहली चीज, चीजें सस्ती हो गई। जो लाखों रुपए की फीस होती थी वो आज 10,000 रुपए में आपको मिल रही है। कोई भी टीचर, जो बच्चा दिल्ली नहीं आ सकता, डीयू का टीचर आज इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा रहा है। तो आपको ये तो है कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है शिक्षा का, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही शिक्षक का दायित्व तो बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे में डिस्ट्रैक्शन है, वो अवसादग्रस्त होता जा रहा है। वो जरूरी नहीं है कितने घंटे स्टडी में, उसके कारण से उसका हेल्थ, उसका नैतिक पतन, विभिन्न चीजें, एथिकल इश्यू है, वो उस चीज की भी जिम्मेदारी एक शिक्षक की होती है। अब आज के टाइम पे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ छात्र में आपराधिक प्रवृत्तियां जन्म हो जाए, तो पढ़ने के बाद और भी ज्यादा हानिकारक बन जाएगा समाज के लिए। तो जो हमें बनाना चाहिए वो नहीं बन पाएगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन एक देखा जाए तो बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, घर घर तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, यही सरकार का भी दायित्व है। जैसे कि आज यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम बन के निकला है, बिल्कुल सही बात है, आज मेन स्ट्रीम में कोविड ने और ला दिया उसे। लेकिन कहीं ना कहीं पे ये एक अल्टरनेटिव ही है, एक वैकल्पिक व्यवस्था, इससे भला नहीं होगा, बच्चों का भला तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, भ्रम, जब कंटेंट ज्यादा होता है तो भ्रम की स्थिति फैल जाती है। जैसे मैं आपको कपड़े की मार्केट पे जाते हैं ना, यदि 50 दुकानें हुई तो हम भ्रमित होकर के दिन भर समझ में नहीं आता क्या ले क्या ना ले, और हो सकता है कई बार हम गलत चीजें लेके चले आते हैं। ये कपड़ा नहीं है, ये आपके दिमाग की बात है, शिक्षा दिमाग का, और यही आपके स्तर को ऊंचा नीचा करेगी। तो यदि सही गाइडेंस, सही गाइडलाइन नहीं मिले तो आपका पूरा जीवन खतरे में हो जाएगा। जैसे कंपटीशन का दौर बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, तो शिक्षा एक बाजारीकरण का रूप ले चुकी है। बाजारीकरण के साथ साथ उन्हें छात्रों से कोई मतलब नहीं, उनको संख्या बढ़ानी है, ये बिल्कुल चल रहा है, बड़े स्तर पे चल रहा है। तो फ्रॉड भी हो रहे हैं बड़े स्तर, शिक्षा एजुकेशन के नाम पे फ्रॉड हो रहे हैं।
तो ऐसी कंडीशन पे जरूरी है कि ऑफलाइन एजुकेशन, जैसे कि स्थितियां सामान्य होंगी या जो भी है, तो ऑफलाइन एजुकेशन शिक्षक के सामने छात्र का पूरा दिन, क्योंकि घर में आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, चाहे आप डीयू के प्रोफेसर ही क्यों ना हो, वो भी कहीं और भेजता है, वो हो ही नहीं सकता, वो इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर सकते। या फिर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊं मजे की, आईआईटी है देश में, आईआईटी के साथ विभिन्न प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनकी लैब तो हम घर नहीं भेज सकते ना, उसमें तो प्रयोग करना ही पड़ेगा ना। Exactly. तो ऑनलाइन के माध्यम से आप हर घर में लैब नहीं खोल सकते, उसके लिए बच्चे को आना ही पड़ेगा किसी इंस्टीट्यूट में, किसी प्लेटफॉर्म पे, तभी जाकर आप वो R&D कर पाएंगे। Practical और नहीं हो पाएगा। हाँ, प्रैक्टिकल तो संभव ही नहीं ऑनलाइन के माध्यम से, कैसे भी करके, चाहे आप 3D ले आइए चाहे जो ले आइए, जो बच्चा खड़े होकर के रीडिंग निकालेगा वो बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं पे ओवरऑल आप जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या एक वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी, जरूर बनेगी, ठीक है। आने वाले समय में जितने भी ऑफलाइन संस्थान है उनको एक अल्टरनेटिव लेकर भी चलना पड़ेगा, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं है, और ना रिप्लेसमेंट होना चाहिए हमारे लिए भी और ना आपके लिए। मुझे तो याद है हम बचपन में पिटाई भी खाते थे, आज का बच्चा तो उससे बच गया, ऑनलाइन एजुकेशन देख रहा है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में नई गवर्नमेंट आई थी, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको, लैपटॉप बांटे गए थे। लैपटॉप किसको बांटे गए? गांव के एक बच्चे को, जहाँ लाइट नहीं आती, दुनिया भर की समस्या है। वो गांव का बच्चा स्कूल जाता था, काम करता था, करने के बाद आता था, अपने माता पिता का हाथ बटाता था, लेकिन लैपटॉप देने के बाद उनके माता पिता को, चूंकि एक नई डिवाइस है, सब कुछ है, तो उनको लगा मेरा बेटा पढ़ रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है। लेकिन फाइनली आप देखिए, वो बच्चा को ये नहीं बताया कि लैपटॉप चलाना कैसे है, एजुकेट नहीं किया गया। पूरा का पूरा टाइम उसके चार्ज करने में, पूरा का पूरा टाइम उसमें इंटरनेट की सर्फिंग में क्या देख रहा है। अब जैसे कि आप देखेंगे आज के समय पे इंडिया जैसे, अभी जैसे पूरे लॉकडाउन पीरियड का पूरा सर्वे आया था, पोर्नोग्राफी, जिसकी कोई चर्चा नहीं कर सकता, बड़े स्तर पे बढ़ चुका है। और ये कौन देख रहा है? इसी युवा वर्ग के लोग देख रहे हैं, और यही जाकर के फिर उस कंडीशन में जाते हैं, या तो अपने हेल्थ को डैमेज कर डालते हैं, या तो समाज में जाकर के एक बहुत ऐसे कारक बन जाते हैं जो कि समाज के लिए हानिकारक होता है। तो इन मुद्दों की कोई बात करेगा नहीं, और ये इंटरनेट का दुष्परिणाम है। पोर्नोग्राफी हो गया, फेसबुक व्हाट्सएप पे एडिक्शन है। मैं तो कहता हूँ इससे अच्छा आपका अदर एडिक्शन है, जितने भी हम पीते हैं, ये शराब के नशे से भी खराब हो सकता है। Exactly. है ना। आज देखिए, छोटा बच्चा पैदा भी होता है ना, माँ बाप अपने को बचाने के लिए उसको शुरू से ही उसका एडिक्शन बना देते हैं। तो वो सब चीजें आकर के ब्रेन पे काम करेंगे, और ब्रेन पे काम करने के बाद फिर एक ही तरीका बचता है कि बिल्डिंग से कूद जाएगी, खत्म कर देंगे। तो सर आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे जैसे अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, जी। तो अभी ये काफ़ी लंबा खींचेगा, जी जी। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे आने वाले टाइम में एग्जाम्स होने वाले हैं, सिविल के एग्जाम्स हैं, जी। तो इन पे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और कैसे आने वाले टाइम पे जो हमारा एक रिक्रूटमेंट होगा, कैसे ये लोग एग्जाम्स देंगे? बिकॉज जी। अभी सब बोल रहे हैं कि एक सोशल डिस्टेंसिंग लाइक मेंटेन करिए। जी। आजकल अगर मान लीजिए कोई एग्जाम की नई ओपनिंग आती है या जी। भर्तियाँ आती हैं, तो हज़ारों लोग आते हैं आवेदन भरने के लिए, तो कैसे गवर्नमेंट मैनेज करेगी इन चीज़ों को? सर, मैं सबसे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ, जितने भी एग्जाम थे सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं इस पूरी अवधि में, क्योंकि अभी आईएएस का एग्जाम था आपका 31 मई को था, डेट बढ़ा के 4 अक्टूबर कर दी गई। इसके बाद आपका पीसीएस के एग्जाम थे, डेट 11 अक्टूबर चली गई, तो सभी की डेटें बढ़ी आमतौर पे। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन गया कोविड के कारण से, चलो कोविड एक सिनेरियो है, लेकिन मान लो कोविड नहीं भी होता तो भी ऑनलाइन एजुकेशन एग्जाम को लेने का नया पैटर्न, क्योंकि अब जानते हैं एक फॉर्म निकलने का मतलब है करोड़ों बच्चों का आवेदन। जी। राज्य का तो बेनिफिट है सर, राज्य का बेनिफिट कैसे पता है आपको? यदि मान लो 100 सीटें आई, 100 सीटों में आपके 10 लाख आवेदन आ गए, इतना ही होता है। मैं आपको रेशियो बता दूं, अभी यूपी पीसीएस में 200 सीटें आई हैं, आवेदन 10 लाख आए, कितना राजस्व पहुंच गया? उनके लिए तो रिवेन्यू जनरेट हो गया। यदि 100 रुपए का भी फॉर्म हुआ तो आप देख लीजिए कितने करोड़ों का काम हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से जो ऑनलाइन तरीके से एग्जाम होना, अभी एसएससी का पूरा मामला हुआ था, एसएससी का मामला हुआ है, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कहीं ना कहीं से यहाँ पर एक तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे आपको पता भी टीसीएस है, थोड़ा बहुत संभालता है हमारे यहाँ पे, और है भी, तो सिस्टम की क्या स्थिति होती है, कभी क्या डैमेज हो जाना, कुछ हो जाना। लेकिन जो बच्चा एग्जाम दे, मान लो हम पूरा ऑनलाइन कर दें, एक यही तरीका हो सकता है कि ऑनलाइन कर दें, लेकिन ऑनलाइन करने के लिए भी तो कहीं बुलाना पड़ेगा ना बच्चे को। वो मान लो देगा तो सिस्टम से ही ना एग्जाम, तरीका आपने बदल दिया कि बुकलेट की जगह पे आप अब ई-पीडीएफ के माध्यम से करवाएंगे, वो एक टाइम पे होगा, तो एक बड़े स्तर का फ्रॉड हो सकता है इससे। और जितने भी एग्जाम हैं जो पोस्टपोन हो रहे हैं, आने वाले समय में यही एक ही चारा बचता है, या तो पोस्टपोन करते चले जाएं, या दूसरा है कि फिर जैसे तरीके थे, जिस तरीके से एग्जाम संचालित होता था वैसे लिए जाए। कोविड-19 जो कोरोना महामारी है, अक्टूबर तक की बात बता रहा हूँ, अक्टूबर तक में मामले ऐसे भी बढ़ ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, कंडीशन वही है, तो सामान्य सी घटना बन जाएगी। समझ रहे हैं? हमारे इंडिया की सबसे अच्छी चीज है कि आप लोग एक्सेप्ट बहुत जल्दी करते हैं चीजों को, इतना हम मतलब कि वो नहीं है। आज कोई घटना घटी, मैं जैसे आपको बताऊं, निर्भया केस हुआ था 2012 में, है ना, दोषियों को सजा भी मिली,
लेकिन निर्भया केस और दोषियों की सजा मिलने की अवधि तक आपने सिर्फ हमने 1-2 महीने तक उस मुद्दे को बहुत गहमा गहमी में लाया। तो देश में जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है तो हम थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं। अभी उत्तेजित है, अब सामान्य हो चुका है। अब आप देखेंगे हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा जरूरी एहतियातों के साथ चीजें हों, लेकिन परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी, सामान्य सी हो जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ देश में कोई पहली बार अकाल और महामारी नहीं आई, इससे पहले लगातार घटनाएं हुई हैं, लेकिन स्थिति सामान्य करना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो एग्जाम भी होंगे क्योंकि प्रशासन के ऊपर। आपको मैं एक चीज बताऊं, ये कोविड-19 एक ऐसा हमारे पास प्रयोग था। अभी जो कुछ भी हो, लॉकडाउन के लोग बहुत सारी आलोचना भी कर रहे हैं, बहुत सारी, लेकिन आप ये देखिए पहला अनुभव था। न सरकार को कभी ऐसा प्रशिक्षण दिया गया था, जितने भी अधिकारियों ने सब मैनेज किया, क्या प्रशिक्षण था उनके पास बताइए। तो ये तो प्रयोग था, ये प्रयोग असफल भी हो सकता है और सफल भी हो सकता है, प्रयोग की कोई गारंटी नहीं होती है ना। तो अक्टूबर जब एग्जामों की तिथियां बढ़ रही हैं, हो सकता है तब तक एक्सेप्टेंस हो जाए, नागरिकों में भी हो जाए कि भाई चलो अब इसके साथ जीना है। और लोग कह रहे हैं वैक्सीन आ जाएगी, तो वैक्सीन कोई चमत्कार तो होगा नहीं, वैक्सीन आएगी तो इसका मतलब कोरोना का विनाश नहीं हो जाएगा। आज भी मलेरिया डेंगू सब होता है, फिर वैक्सीनेशन हमारे पास कब तक पहुंचना है। तो हमारे साथ तो ये घटना घटनी है, तो इससे बेहतर है कि इसको एक्सेप्ट करके चैलेंज को, एग्जाम भी होंगे, सब कुछ होगा, जो सर्वाइव कर पाएगा वो सर्वाइव करेगा, अन्यथा की स्थिति में चला जाएगा। तो एग्जाम तो होंगे, ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म हो जाएगा जी। तो सर लास्ट में मतलब जो हमारे व्यूवर्स हैं या जो बच्चे जो आपके फैंस हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, मतलब कैसे मतलब लाइफ को लेके जाएं। बिकॉज देखिए इस समय अगर हम देखते हैं लाइक गवर्नमेंट जॉब से एक मतलब रुक गई है, लेकिन जो मतलब प्राइवेट सेक्टर है वहाँ भी जॉब्स नहीं है, काफी ज्यादा इस समय रिसेशन आने वाला है, आ ही रहा। देखिए आप जॉब्स नहीं है, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, जितने भी हमारे लेबर क्लास था, एक होता है लेबर, एक होता है स्किल्ड लेबर, इस समय दोनों नहीं है, सारे मैक्सिमम बंदा अपने मतलब घर चला गया। तो कैसे ये स्थिति में आप बोलना चाहते हैं लोगों से करें। गवर्नमेंट बोल रही है कि आप अपने आप को स्किल करें, स्किल डेवलपमेंट करें, या अपना आत्मनिर्भर बने। तो कैसे मतलब इसको देखते हैं इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि शहर लगभग 31% से ज़्यादा जो पूरा आंकड़ा है शहरीकरण का है। भारत की बात करते हैं, मैं विश्व संदर्भ पे आपसे बात नहीं करता हूँ। शहरों में रोजगार है, ये बात सत्य है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, कंपनियाँ लगी, इसी के नाम से शहर है। पलायन कहाँ से हो रहा है? गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है। तो यानी वहां पे जो बेरोजगारी थी उसको संभाल रहा था शहर। अभी क्या हुआ, कोविड-19 से उल्टा हो गया, लोग अपने अपने घरों को लौट गए, गांव को लौट गए। गांव में पहले से भी रोजगार नहीं था, रोजगार प्राइमरी सेक्टर का था। एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। जैसे एक काम है, एक आदमी का काम है, 15 लोग कर रहे हैं, तो 14 लोग तो बेरोजगार हुए ना। लग रहा है कि 14 लोग काम कर रहे हैं, है ना। एक आदमी के काम को यदि 15 लोग करें तो 14 बेरोजगार ही माने जाएंगे। यही हो रहा है। आप खेती किसानी में देखेंगे काम एक का है, लेकिन उसमें पूरा घर लगा हुआ है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये बढ़ने वाली है बड़े स्तर पे। छिपी हुई बेरोजगारी जो हमें दिखेगी नहीं, इसकी संख्या सबसे ज्यादा बढ़ेगी। बाकी जो सर्विसेज अब आने वाले समय में, ऐसा नहीं कि जॉब नहीं आएंगी सर, जॉब तो आएंगी, सरकार भी जॉब के लिए करेगी। लेकिन दूसरा, भारत के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस समय, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। कारण क्या है? वैक्यूम बहुत बड़ा है, हर सेक्टर में हमारे पास कुछ नहीं है। तो इसमें गवर्नमेंट को इनिशिएट करना पड़ेगा। मैं अभी SBI के जो चेयरमैन है उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, नोटबंदी के बाद ही फंडिंग बहुत इकट्ठा हो गई, लेकिन कोई लेने नहीं आ रहा, लोन लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं, कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे तरीकों से, देखिए सबसे बड़ा भारत का भला जो होगा ना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से होगा सर, ये बात तय है, आप भी जानते हैं। जब तक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर नहीं पैदा होगा तब तक किसी भी तरीके से आप सोचे सरकारी सर्विस भरपाई कर देगी, देश का विकास कर देगी, तो सरकारी सर्विसेज से नहीं होने वाला। उसकी एक लिमिटेशन है, सरकार कितना देगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कल्चर यदि डेवलप हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर डेवलप हो गया, वहीं से सारी समस्याओं को, आप जॉब मांगने वाले ना बन करके जॉब देने वाली प्रवृत्ति लेकर के आएंगे। यदि ऐसा सबकी मेंटालिटी में बैठना चालू हो जाए, मुद्दा ये नहीं है। यदि मेरी मेंटालिटी, जैसे अमेरिका का कल्चर ये नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट जॉब ये सब चीजें एक तरफ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर, यदि ये कल्चर इंडिया के लोगों के अंदर बैठने लगे, यही है आत्मनिर्भर भारत और कुछ नहीं है, कि हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और मैं जॉब क्रिएटर बनूं, ना कि जॉब की डिमांड के लिए बैठा रहूं। तो ऐसी कंडीशन यदि क्रिएट होगी, ये सब चीजें समझना चालू करेंगे, तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अवसरों की कमी है क्या? आप खुद बताइए। अवसर ही अवसर, इंडिया जैसे देश में तो अवसरों की भरमार है ना। आज हम विकासशील अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था में कहाँ किस पायदान पे खड़े हैं, तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर वैक्यूम ना हो। मुद्दा बस क्या है? दो चीजों का मुद्दा है। पहला एक सोच, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही, तो शुरुआत यहीं से होती है, सोच, और दूसरे के बाद उसको लेकर एक प्लानिंग। ये दो चीजों के तहत काम किया जाए तो बहुत जल्द इंडिया को लेकर जितनी भी समस्या है, इकोनॉमी,
ये समझ में आ जाएगी। लेकिन अब बैठे हुए नागरिकों के पास ना तो सोच है, जो लोग स्किल्ड भी हैं, सोच इतनी सी है कि बस कोई दे दे। ये देने वाली सोच खत्म हो करके बांटने वाली सोच आ जाए। बांटने वाली सोच तभी हो सकती है जैसे आप हैं, आज आप 100, 200, 300 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो ये सोच आपकी देने की है ना, तभी तो आप ऐसे बैठे हुए। ये सोच यदि डेवलप हो गए इंडिया के लोगों में तो आप देखिएगा क्षण नहीं लगेगी। किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करके, सरकार बैठी हुई हर जगह के लिए लोन, हर चीज मिल रहा है। आपके पास अच्छी प्लानिंग हो, जाइए, आपको फंड की कमी नहीं है, पूंजी तो कहीं से भी मिल जाएगी, मुद्दा है करने का मानता। यदि इस तरीके से सोच डेवलप हो जाए तो इकोनॉमी को उठने में कितना टाइम लगेगा, है ना जी। तो हमारे साथ थे रवि सर। रवि सर ने मतलब काफ़ी कुछ बताया हमें कि कैसे लाइक आज के डेट में जो स्किल्ड इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बाकी जो इनका सफ़र था आज तक का वो बहुत ज़्यादा रोमांचक रहा, और मतलब हमें जो प्रेरणा मिलती है सुन के वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो रवि सर आप लास्ट में कुछ बोलेंगे? और सबसे पहली चीज़, मैं फिर से आप सर को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और दूसरा, आप सभी को एक बात बस सिखाना चाहता हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए और कार्य को लेकर के मेहनत करिए। मेहनत का दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यदि आप मेहनत करेंगे और एक सही दिशा में चलते जाएंगे तो सफलता बहुत दूर नहीं है ना। इसका एग्जाम्पल स्वयं सर नहीं, रोहित सर को मैं जैसा कि जानता हूँ, इन्होंने जो मतलब एक सबसे बड़ी चीज होती है विनम्रता। बड़े होने के बाद विनम्र बन जाइए, ये सबसे बड़े गुण है। यदि ये आपके अंदर है तो जीवन में तरक्की तो बहुत है। आप मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, पता नहीं कौन सा क्षण आ जाए जो आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो। समय बदलते देर नहीं लगती, है ना। तो बस यही एक मूल मंत्र है जो सबके पास होना चाहिए। विनम्रता ही आपको आसमान छुला देगी। और एक छोटा सा जो आपका भी एनजीओ चल रहा है उसके बारे में। हाँ, दरअसल मैं हमेशा कहता हूँ कि हर व्यक्ति की प्रकृति होती है समाज के लिए कुछ करने की, कुछ देने की। हम पैदा ही इसीलिए हुए, हम एक इकोसिस्टम में बंधे हुए हैं सर, है ना। मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, जैसे कि मैं बहुत आसान छोटी सी बात भी कर दूँ ना, कि एक पेड़ भी है ना, तो पेड़ की ऑक्सीजन उसका भी कर्तव्य है, दायित्व है। मैं जाके उसे पानी देता हूँ, मुझे ऑक्सीजन देता है। मैं उसे जिंदा रख रहा हूँ, मुझे जिंदा रख रहा है। या फिर कोई भी है समाज में, जो मच्छर भी है ना, हम कहते हैं इसका क्या महत्व है, वो भी एक इकोसिस्टम का हिस्सा। जिस दिन विलुप्त हो जाएगा हमें पता चल जाएगा प्रकृति में कुछ ऐसा है जो चला गया। तो हमारी प्रवृत्ति ही रही है देने के लिए समाज में। तो हमें कुछ ना कुछ, देखो हमारे जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य सर एक ही है, किसी के काम आ जाना, और कुछ नहीं। यदि हम किसी के काम आने की योग्यता रखते हैं तो हमारे जीवन सफल हो गया। बस यही सोच लेकर के चलिए। और यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा है तो आप देने की कोशिश करिए। जब आप देने की कोशिश करेंगे, दूसरे की मदद करने का विचार रखेंगे, मैं कह रहा हूँ ईश्वर कहाँ से देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। आप एक हाथ से देंगे, हजारों हाथ आपके लिए खड़े हो जाएंगे देने के लिए। तो बस यदि थोड़ी बहुत आपके पास सामर्थ्य है तो एक सोच पैदा करिए देने की। मांगने वाले बिल्कुल मत बनिए, देने वाले बन जाइए। हाथ खोल दीजिए। आपके पास यदि एक रोटी है तो उसका 1/4 भाग भी आप दे सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। गरीबी अमीरी सिर्फ सोच की बात होती है, ना कोई गरीब होता ना कोई अमीर होता। बहुत बड़े बड़े अमीर पड़े हैं, 1 रुपए दान नहीं करते। अपने लिए पैसा है, क्या करेंगे। दूसरे के लिए जीना सीख यदि कर सकते, क्योंकि ये स्वभाव में आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास का अनुभव हो सकता है आपको सेल्फिश बना चुका हो, लेकिन कुछ करने की मनसा हो। उसी उद्देश्य से हम आजाद फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं, और सर का भी अपना खुद का कार्य है। तो लगातार कुछ ना कुछ माध्यम ढूंढने चाहिए, काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सर ने इस समय करीब 100 से ऊपर वो परिवार लिए हुए हैं, जिसका सर मतलब 3 महीने से देख रहे हैं सब कुछ, एक पूरा पालन पोषण। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जी, और उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।